डैमेज रिपेयर सिस्टम के 4 स्टेप होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 4 स्टेप में डीएनए डैमेज रिपेयर सिस्टम काम करने वाला है। सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज करेगा या रिकॉग्निशन हम कह सकते हैं कि कहां पर डैमेज हुआ है, उसका रिकॉग्निशन होगा। दूसरा जो स्टेप होता है रिकॉग्निशन के बाद उस साइट पर किसी एक्सोन्यूक्लियस का रिक्रूटमेंट, ताकि वो डीएनए के अंदर जो डैमेज वाली साइट है वहां पर कट करके उस डैमेज न्यूक्लियोटाइड को, बेस को हटा सके। ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है डीएनए पॉलीमरेज का वहां पर रिक्रूटमेंट होना। अब डीएनए पॉलीमरेज उस डैमेज जो भी स्ट्रैंड हुआ है, जो डैमेज स्ट्रैंड है, उसको हटा के वहां पर गैप फिलिंग करेगा। और फोर्थ हमारा स्टेप होता है गैप फिलिंग के बाद डीएनए का लाइगेशन करना। चाहे कोई भी आपका रिपेयर सिस्टम काम कर रहा हो, इन्हीं 4 स्टेप के अंदर डीएनए डैमेज रिपेयर सिस्टम अपना काम करता है। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है डीएनए को रिपेयर करने के। कौन कौन से मेथड है? उसमें सबसे पहला मेथड आता है डायरेक्ट रिपेयर। जैसे कि आप इस स्लाइड में भी देख रहे हो, सबसे पहला जो मेथड है दैट इज डायरेक्ट रिपेयर। दूसरा जो मेथड होता है उसमें हम एक्सीजन रिपेयर देखते हैं। अब ये एक्सीजन रिपेयर भी फर्दर 2 टाइप का होता है। ठीक है। कौन से 2 टाइप हमारे पास देखने को मिलेंगे? पहला इसके अंदर होगा बेस एक्सीजन रिपेयर, जहां पर बेस का एक्सीजन किया जा रहा है, तो बेस एक्सीजन रिपेयर होगा। दूसरा जिसमें पूरे बेस को पूरे न्यूक्लियोटाइड का एक्सीजन किया जा रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। थर्ड हमारे पास जो मेजर कैटेगरी होती है रिपेयर सिस्टम में दैट इज मिसमैच। अब ये मिसमैच जो रिपेयर सिस्टम है, ये रेप्लिकेशन मशीनरी की वजह से जो एरर हुआ है उसको ठीक करने के लिए काम करता है। फोर्थ हमारे पास होता है रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर। ठीक है, रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर, यस। रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर है हमारे पास। ठीक है। इन सभी रिपेयर सिस्टम के बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग डायरेक्ट रिपेयर से। अब डायरेक्ट रिपेयर से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर जो रिपेयर हो रहा है वो डायरेक्टली हो रहा है, यानी कि बिना डीएनए के, बिना हमारा जो डैमेज डीएनए है उसके अंदर किसी भी तरीके का गैप नहीं हो रहा, किसी भी तरीके का निक वहां पर नहीं बन रहा, डायरेक्टली उसको रिपेयर किया जा रहा है। तो कैसा डैमेज है? सबसे पहले जब भी हमें कोई रिपेयर सिस्टम देखना है तो हमें देखना है कि वहां पर डैमेज कैसा है। ठीक है। डैमेज जैसा होगा उसी एंजाइम की वहां पर रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि एंजाइम कौन सी चाहिए? पहले में रिकॉग्निशन के लिए एंजाइम चाहिए, एक्सोन्यूक्लियस चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए और डीएनए लाइगेशन के लिए एंजाइम चाहिए। ये एंजाइम हमें वहां पर रिक्रूट करने हैं। तो सबसे पहले होता है डीएनए डैमेज कौन सा। तो जब डायरेक्ट रिपेयर की बात आती है तो डायरेक्ट रिपेयर में हमारे पास एक आपने नाम सुना होगा, थाइमीन डाइमर, है ना। डीएनए के अंदर यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से थाइमीन डाइमर बन जाते हैं, यानी कि थाइमीन और थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस थाइमीन डाइमर को डायरेक्टली रिपेयर किया जा सकता है, यानी इस बॉन्ड को अगर हम क्लीव कर दें तो ऑब्वियसली बात है रिपेयर हो सकता है। तो इसके लिए जो एंजाइम आता है दैट इज डीएनए फोटोलाइज। ये एंजाइम, साफ पता चल रहा है इस एंजाइम के नाम से ही कि इसका जो सबस्ट्रेट है वो डीएनए है। ये काम कैसे कर रहा है? हमने फोटोलाइज देखा। अब इस फोटोलाइज को हमने 2 वर्ड में इसको तोड़ दिया, फोटो प्लस में लाइज। फोटोलाइज का सिंपल काम क्या है? ये फोटो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में काम करेगा और लाइज का मतलब ब्रेक डाउन करेगा बॉन्ड को जो थाइमीन और थाइमीन के बीच में बन गया है। अब ये जो डीएनए फोटोलाइज है, क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट होता है, तो इसको जो लाइट चाहिए वो किस रेंज में होनी चाहिए? 300 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर के बीच की लाइट में ये काम करेगा। लाइट डिपेंडेंट मैनर में काम कर रहा है तो लाइट के एक्सपोजर में ही ये उस ब्रेक को ठीक करेगा, बट इसमें डायरेक्टली रिपेयर करता है विदाउट किसी निक का वहां पर फॉर्मेशन किए बिना। ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो एक तरीके की फोटो रीएक्टिवेशन रिएक्शन होती है। ठीक है। तो डीएनए डैमेज रिपेयर में सबसे पहला आपको समझ में आया कि अगर थाइमीन थाइमीन डाइमर बनता है तो उसे लाइट की प्रेजेंस में डीएनए फोटोलाइज डायरेक्ट रिपेयर कर सकता है।
दूसरी हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं O6 मिथाइल ग्वाइनिन को रिपेयर करना। यहाँ पर क्या चीज है देखिए, O6 मिथाइल ग्वाइनिन ये हमारे पास एक बेस होता है, ठीक है। जनरली आप देखोगे डीएनए के अंदर टी यानी कि थाइमीन की पेयरिंग हो रखी होती है एडिनिन से, डबल पेयर होता है, और ग्वाइनिन की पेयरिंग हो रखी होती है साइटोसिन से, है ना। अब क्या होता है, मान लीजिए मैं इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर, सॉरी, इस ग्वाइनिन ग्रुप के ऊपर यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दूं, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप मैंने ऐड कर दिया। अगर इस पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो इसका जो नॉर्मल बॉन्डिंग पैटर्न था वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इस कंडीशन में अब ये ग्वाइनिन जो साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग कर रहा था, अब ये बेस पेयर करने लगता है थाइमीन के साथ में या फिर एडेनिन के साथ में। तो ये तो मिस पेयरिंग हो गई, क्योंकि इसे पेयर होना था साइटोसिन के साथ में, लेकिन पेयर हो रहा है थाइमीन और एडेनिन के साथ में। तो ऐसी कंडीशन में एक एंजाइम आता है, ठीक है। जनरली जो एंजाइम होते हैं उनके नाम उनके सबस्ट्रेट के ऊपर ही रखे हुए होते हैं। तो इस पे जो एंजाइम आएगा वो क्या एंजाइम आएगा, O6 मिथाइल ग्वाइनिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। क्यों, देखो नाम से हम लोग आधी चीजें क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर नाम से हम लोग आधी चीजें क्लियर करेंगे। हमने कहा कौन सा एंजाइम आ रहा है, रिपेयर किसको करना है, O6 मिथाइल ग्वानिन को रिपेयर करना है। एंजाइम कौन सा आएगा, ग्वानिन से मिथाइल ग्रुप को हटाना है। अब ग्वानिन से अगर मिथाइल ग्रुप को हटाना है तो मिथाइल ट्रांसफरेज लेके आएंगे, है ना। तो वही तो हमने कहा, एंजाइम का नाम क्या हुआ, O6 मिथाइल ग्वानिन, यानी कि सबस्ट्रेट क्या है, O6 मिथाइल ग्वानिन है। काम किस पे कर रहा है, डीएनए पे काम कर रहा है। एंजाइम क्या करेगा, मिथाइल का ट्रांसफर कराएगा, तो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, सिंपल है, O6 मिथाइल ग्वानिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आया। ये सिंपली उस ग्वानिन का जो मिथाइल ग्रुप है उसको ट्रांसफर करा देता है। कहाँ कराएगा, उसको सिस रेजिड्यू पर ट्रांसफर करा देगा इन द सेम प्रोटीन। एज ए रिजल्ट ऑफ इट जो मिस पेयरिंग हो रही थी वो वापस से करेक्ट हो जाएगा, और अब ग्वानिन हमारा साइटोसिन के साथ ही पेयर होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट रिपेयर। यहाँ पर सिंपल थोड़ा सा चेंजेस, थोड़ा सा ट्रांसफर और डीएनए रिपेयर हो जाता है। ये हमारा डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, ठीक है। दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, दूसरी स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। अब एक्सीजन रिपेयर सिस्टम क्या कह रहा है, एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में एक्साइज करना है। एक्साइज का मतलब जो भी डीएनए डैमेज है उस डीएनए डैमेज की साइट का एक्साइज करना पड़ेगा, यानी उसको हटाना पड़ेगा, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। दो तरीके का होता है, दो तरीका, यानी कि बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस एक्सीजन रिपेयर की। अब बेस क्या है पहले आप मुझे ये बताइए। देखिए डीएनए आप सभी को पता है, डीएनए ATCG की रिपीटेड सीक्वेंस से बना होता है ना। एक स्पेशल अरेंजमेंट है हमारा एडिनाइन ग्वाइनिन थाइमिन और साइटोसिन का। अब जो बेस होता है वो हमारे क्या होता है, नाइट्रोजीनस बेस। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ नाइट्रोजीनस बेस की, है ना। एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे बना है, एक न्यूक्लियोटाइड बना है पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर के साथ यहाँ पर लगा हुआ है नाइट्रोजीनस बेस। ये है हमारा शुगर, पेंटो शुगर, और यहाँ पर लगा हुआ होता है हमारा फोस्फेट, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है। अब ये नाइट्रोजीनस बेस हमारा एडिनाइन हो सकता है, थाइमीन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, आई मीन एडिनाइन थाइमीन साइटोसिन और ग्वानिन हो सकता है, राइट, ये हो सकते हैं हमारे पास। तो हमने कहा कि नाइट्रोजीनस बेस के अंदर किसी तरीके का डिफेक्ट आ गया है, इसके अंदर डिफेक्ट आ गया। अगर मान लो बेस के अंदर डिफेक्ट है तो मैं पूरा न्यूक्लियोटाइड को क्यों हटाऊं, ये मेरा पूरा क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड। क्या इस पूरे न्यूक्लियोटाइड को हटाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। तो हम नाइट्रोजनस बेस को सिंपली हटा सकते हैं अगर बेस को रिपेयर करना है। तो बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम यही कह रहा है कि अगर डिफेक्ट इस नाइट्रोजीनस बेस में है तो इसी को हटा दो, पूरे न्यूक्लियोटाइड को हटाने की जरूरत नहीं है ना। अब इसके लिए आपको एक चीज और यहाँ से जानना जरूरी है कि देखिए जो हमारा पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है उसके बीच में ये जो बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग का नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों? क्योंकि शुगर के साथ है और इसमें N नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है। प्यूरिन और पिरिमिडीन का नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। प्यूरिन जिसे हम डबल रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं उसके फर्स्ट और उसके 9th नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग होती है। पिरिमिडीन के फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग हमारी इन्वॉल्व होती है। तो ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यानी कि पिरिमिडीन और प्यूरिन का नाइट्रोजन इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड होता है फोस्फोएस्टर बॉन्ड होता है और दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। तो आप खुद ही बताइए, अगर डैमेज यहाँ पर है तो मुझे कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? अगर मुझे नाइट्रोजनस बेस को हटाना है तो मुझे सिर्फ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम के अंदर डैमेज किसकी वजह से कॉज हुआ? एल्काइलेशन और डीएमिनेशन की वजह से कॉज हुआ। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि डैमेज कैसे हो रहा है। तो डैमेज हुआ एल्काइलेशन और डीएमिनेशन की वजह से, है ना। कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आएगा। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम इसका मेजर एंजाइम, और यही आपको बात याद रखनी है। डीएनए यानी कि डीएनए के ऊपर जो काम कर रहा है ग्लाइकोसाइलेज, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना है। तो कौन सा एंजाइम आके इसके ऊपर काम करेगा? डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। अब डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम इस पे आके इस एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेगा। ये नाइट्रोजिनस बेस यहाँ से अलग हो जाएगा और इस वजह से यहाँ पर जो साइट क्रिएट होगी, जैसे ही ये बॉन्ड हटेगा यहाँ पर एक साइट क्रिएट होगी और इस साइट को हम बोलते हैं एपी साइट। एपी का मतलब ए प्यूरिनिक ए पिरिमिडिन साइट होती है। ये क्या होती है? ए प्यूरिनिक, क्योंकि एब्सेंट हो गया ना, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें प्यूरिन या फिर पिरिमिडीन है तो वो एब्सेंट हो गया, तो हमने कहा ए प्यूरिनिक या ए पिरिमिडिनिक साइट है। ठीक है, और यहाँ पर एक एपी साइट क्रिएट होगी, इसलिए यहाँ पर फिर एपी एंडोन्यूक्लियेज आया, देन एक्सोन्यूक्लियेज आएगा, सेम वही, और जो पॉलीमरेज आता है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, देन डीएनए लाइगेज। स्टेप वही है हमारे पास। पहले जो एंजाइम आ रहा है वो है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेगा, देन एपी एंडोन्यूक्लियेज आएगा, ये सेकंड स्टेप, एंड देन हमारे पास हमने कहा था ना एक्सोन्यूक्लियेज आएगा, देन डीएनए पॉलीमरेज 1 जो निक फिलिंग करेगा और डीएनए लाइगेज जो लाइगेशन कराएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो बेस एक्सीजन रिपेयर में मेजर जो एंजाइम होता है वो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज होता है। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को नहीं क्लीव करता, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वो किसको क्लीव करेगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्लीव करेगा। अब हम दूसरे सिस्टम की बात करते हैं जिसमें हमने बात करनी है, एक्सीजन ही हो रहा है लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का एक्सीजन हो रहा है। ठीक है, तो ये सिमिलर है टू बेस एक्सीजन रिपेयर, बट बात क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड में डिफेक्ट है। हमने अभी बात करी थी कि ये हमारा पेंटोज शुगर है, यहाँ पर फोस्फेट लगा हुआ है और इधर हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस है ना। तो पहले हमारा बेस में डिफेक्ट था तो हमने बेस को हटा दिया, लेकिन अब ये कह रहा है कि इस पूरे न्यूक्लियोटाइड का ही हमने एक्सीजन करना है। तो आप सोचिए, यहाँ पर भी एक पेंटोज हमारे पास शुगर लगा हुआ है, ऊपर भी हमारे पास एक पेंटोज शुगर लगा हुआ है, बीच में जो बॉन्डिंग हो रखी है वो कौन सी बॉन्डिंग है? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो रहा है ना। फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? पीडीई बॉन्ड है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो अब हमें कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? अब हमें फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेन एंजाइम है वो काम क्या कर रहा है? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ रहा है। तो यहाँ पर जो सिस्टम काम करता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं एबीसी एक्सी न्यूक्लियस सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम कैसे काम करता है? सबसे पहले इसमें मतलब एक कलेक्शन ऑफ एंजाइम होता है जिसमें जैसे यूवीआर ए सी बी डी ये हमारे पास होते हैं, जिसमें यूवीआर ए डैमेज वाली साइट को रिकॉग्नाइज करेगा, देन बीसी का रिक्रूटमेंट होगा और बीसी क्या करेगा? उस डैमेज साइट पर बाइंड करेगा, और जैसे ही डैमेज साइट पर बीसी बाइंड करता है वहां पर रिक्रूटमेंट हो जाती है हेलिकेज एंजाइम की जो है यूवीआर डी। हेलिकेज आपको पता है अनबाइंडिंग कराएगा, क्लीव्स कराएगा, एंड देन वही बात है, हमारे पास गैप बन गया, वहां पर गैप फिलिंग के लिए डीएनए पॉलीमरेज आएगा और डीएनए लाइगेशन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। सेम पैटर्न है, सेम चीजें फॉलो होगी, बस डिपेंड ये करता है कि डैमेज किस तरीके का हो रहा है, तो उसी रिस्पेक्ट में एंजाइम का रिक्रूटमेंट होगा। तो
अब आप समझ पाओगे कि बेस एक्सीजन और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन में हमारे पास एबीसी एक्सी न्यूक्लियस आता है और ये फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, लेकिन बेस एक्सीजन रिपेयर में हमें सिर्फ और सिर्फ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ना है, तो वहां पर डीएनए ग्लाइकोसाइलेज आया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, जिससे क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन के अंदर जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और कोकाइन सिंड्रोम, ये दो ऐसे जेनेटिकली डिफेक्ट है जो NER के अंदर म्यूटेशन या उसमें किसी भी तरीके का डिफेक्ट होने की वजह से कॉज होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सिस्टम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मिसमैच रिपेयर सिस्टम। नाम से पता चल रहा है मिसमैचिंग हो रही है। मिसमैचिंग का मतलब आपको पता है कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब हमारा जो पेरेंट डीएनए है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा और जो आगे डॉटर सेल्स बनेगी उसमें हाफ पेरेंट डीएनए और हाफ हमारा न्यू स्ट्रैंड होता है। ठीक है, यही है सेमी कंजर्वेटिव, है ना। तो रेप्लिकेशन के टाइम पे एरर भी आते हैं, ये भी आपको पता है। तो मिसमैच रिपेयर का मतलब है कि रेप्लिकेशन के टाइम पे किसी भी तरीके से वहां पर अगर एरर आ गया है ना, तो उस एरर को पहले रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसको क्लियर किया जाएगा, है ना। अब ये एरर आया है तो उसे रिकॉग्नाइज कैसे किया जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट डीएनए। अब हम कैसे पहचानेंगे पेरेंट डीएनए कौन सा है और डॉटर स्ट्रैंड कौन सा है। तो देखिए, जो पेरेंट डीएनए होता है और जो डॉटर डीएनए होता है उसमें मेजर डिफरेंस क्या है कि पेरेंट डीएनए के अंदर या पेरेंट स्ट्रैंड के अंदर आपको मीथाइलेशन देखने को मिलेगा। मीथाइलेशन यानी कि मीथाइलेटेड स्ट्रैंड देखने को मिलेगा, या कह सकते हैं जो पेरेंट डीएनए है वो मीथाइलेटेड होता है और जो डॉटर है वो हमारा अनमीथाइलेटेड होता है, क्योंकि जो मीथाइलेशन की प्रोसेस है वो आफ्टर रेप्लिकेशन कंप्लीट होती है, इवन उसके बाद भी टाइम लग जाता है उसमें। ठीक है, तो यही हमारा एक डिफरेंस है। तो मिसमैच रिपेयर अगर होता है तो अनमिथाइलेटेड डॉटर स्ट्रैंड के अंदर मिसमैच रिपेयर सिस्टम काम करेगा। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये रिपेयर सिस्टम रेप्लिकेशन के दौरान काम कर रहा है और ये रिपेयर सिर्फ और सिर्फ डॉटर स्ट्रैंड को करता है। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो आता है हेलिकेज सेकेंड, एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए पोल निक फिलिंग के लिए, गैप फिलिंग के लिए, डीएनए लाइगेज लाइगेशन के लिए। ठीक है, अब एक चीज के पेरेंट डीएनए को मिथाइलेटेड कौन करता है, तो ये हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम डैम या डीसीएम बोलते हैं। डैम डीएनए एडेनिन मिथाइलेज, जो एडेनिन को मिथाइल कर देगा, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा देगा। साइटोसिन का अगर मिथाइलेशन हो रहा है तो डीसीएम प्रोटीन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन एंजाइम है वो कौन है, म्यूट एच म्यूट एस। म्यूट एच क्या करता है, रिकॉग्निशन करता है उस साइट का जहां पर मिसमैच हुआ है, और ये आपको ध्यान रखना है, जीएटीसी सीक्वेंस याद रखनी है कि म्यूट एच जीएटीसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। म्यूट एच क्लीव द अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड ऑन द 5 प्राइम साइड ऑफ द जी इन द जीएटीसी सीक्वेंस। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखना है। म्यूट एच हेलिकेज की तरह काम करता है, जी पर काम करेगा, यहाँ पर 5 प्राइम स्प्लाइस साइट बना देगा, तो यहाँ पर हेलिकेज सेकेंड, एक्सोन्यूक्लियस 1, डीएनए पॉल और डीएनए लाइगेज, ये एंजाइम आके यहाँ पर काम करते हैं। बाकी इसमें पैटर्न सेम वही है, सिर्फ जो आपको याद रखना है वो है एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास बचता है जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर। रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर नाम से पता चल रहा है कि रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे अगर कोई एरर आया है तो उस टाइम पे ये काम करने वाला है। अब रिकॉम्बिनेशन आपको पता है कब होता है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है ना। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। तो ये जो हमारा रिपेयर सिस्टम है इसमें दो आगे फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला इसमें होता है नॉन रिकॉम्बिनेशनल, नॉन रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर, और दूसरा इसी के अंदर होता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर, या मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ HR रिपेयर सिस्टम, यानी कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर। ठीक है, सिंपल क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर के अंदर मान लो ये डीएनए के अंदर डैमेज हुआ, ठीक है,
यहाँ पर डीएनए के अंदर डैमेज हो गया, और डैमेज भी कैसा है, मान लो डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया। ठीक है, मैं बहुत ही गंदा सा डायग्राम बना रही हूँ, बट ये आपके लिए समझने के लिए आई थिंक इजी है। तो यहाँ पर मान लीजिए डैमेज हो गया, डबल स्टैंड ब्रेक आ गया है। ठीक है, अब डबल स्टैंड ब्रेक को वापस से रिपेयर करने के लिए अगर हमें एक होमोलोगस क्रोमोसोम की जरूरत पड़ रही है, तो हम कहते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर सिस्टम। अगर हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, बिना होमोलोगस क्रोमोसोम के ही डीएनए को रिपेयर कर दिया जा रहा है, तो फिर उसे नॉन रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर कहते हैं। समझ रहे हो, होमोलोगस क्रोमोसोम कौन, आपको पता है ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर का मतलब क्या है, मान लो मेरा एक क्रोमोसोम नंबर 1 की मैं बात कर रही हूँ, तो क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपी है, जो एक पेरेंटल मतलब दोनों ही हमारे दोनों पेरेंट से ओरिजिनेट हुई है। एक मैटरनल ओरिजिन की होगी और एक पैटर्नल ओरिजिन की होगी। ठीक है, 2 कॉपी है, तो उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कह रहे हैं। तो अगर हमें रिपेयर करने के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम की जरूरत पड़ रही है, तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर, नहीं पड़ रही है तो नॉन रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर। अब कौन कौन से एंजाइम है जो यहाँ पर हमें उनकी जरूरत पड़ेगी, तो देखिए नॉन रिकॉम्बिनेशनल मान लो रिपेयर हुआ है, ये डीएनए डैमेज हो गया, ये सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक भी होगा। तो अगर डबल स्ट्रैंड ब्रेक की हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें, तो मान लीजिए मेरा डीएनए था और ये मैं सिंपल लीनियर डीएनए यहाँ पे ले रही हूँ, और यहाँ पर ये डैमेज हो गया, तो यहाँ पर एक प्रोटीन आके बाइंड करेगा नॉन रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर के अंदर। अब ये जो प्रोटीन है, ये हमारा प्रोटीन है। ठीक है, इस प्रोटीन का नाम क्या है, ये जो प्रोटीन है यहाँ पर जो काम करता है दैट इज के यू, एक डाइमर है जो आके यहाँ पर काम करेगा, KU70 एंड KU80, ये डाइमर यहाँ पर आके बाइंड करेगा। इसको किसी होमोलोगस क्रोमोसोम की जरूरत नहीं है, ये साइट को रिकॉग्नाइज करेगा। इसका काम क्या होता है, मेनली रिकॉग्निशन। इस साइट को ये रिकॉग्नाइज करेगा, एंड रिकॉग्नाइज करने के बाद इससे बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद यहाँ पर डीएनए जो हमारे अलाउ कराएगा प्रोकैरियोटिक डीएनए। डीएनए कौन, डीएनए पॉलीमरेज, जो यहाँ पर रिक्रूट होके इसको रिपेयर करेगा। तो यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड को कंपैटिबल बनाएगा लाइगेशन के लिए, डीएनए पॉल के लिए। तो यहाँ पर डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए आया, देन उसके बाद कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा, जो कि डीएनए लाइगेशन कराएगा। सेम वही हमारा पैटर्न फॉलो होगा। अब यहाँ पर जो डीएनए लाइगेज आ रहा है, वो लाइगेज कौन सा है, डीएनए लाइगेज 4 आ रहा है। ये आपको याद रखना है कि जब नॉन रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर की बात करते हैं, तो वहां पर डीएनए लाइगेज 4 काम कर रहा है, और एक डाइमर काम कर रहा है उस साइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, दैट इज KU70 एंड KU80। अब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के अंदर कौन सा एंजाइम है जो साइट को रिकॉग्नाइज करेगा, तो यहाँ पर इसके साथ हमारे पास मान लीजिए ये मेरा डीएनए था। ठीक है, इसमें एक सेकेंड, यस, इसमें यहाँ पर डैमेज हुआ। ठीक है, ये डैमेज हो गया, डबल स्टैंड ब्रेक आ गया। अब इस डबल स्टैंड ब्रेक को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पर प्रोटीन आता है, दैट इज mRN प्रोटीन, राइट। इस mRN प्रोटीन के साथ साथ यहाँ पर और भी प्रोटीन आता है, एक PRP प्रोटीन आता है, PRP प्रोटीन। तो ये साइट को रिकॉग्नाइज करेंगे, इस पे बाइंड करेंगे, सिमिलरली जैसे KU70 और KU80 यहाँ पर काम कर रहा था। एंड देन आगे सेम वही हमारा प्रोसीजर फॉलो होगा कि इसके बाद यहाँ पर वही डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज इसका फिलिंग करेगा, फिलिंग के बाद यहाँ पर डीएनए लाइगेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो कौन सा है, तो यहाँ जो डीएनए लाइगेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज फर्स्ट, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर है डीएनए लाइगेज थर्ड। ये दोनों एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। अब एक रफ मैं यहाँ पर एक आपको आइडिया दे देती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या मेजर डिफरेंस है। अगर मेरे पास पहला मेरे पास है नॉन रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर, दूसरा मेरे पास है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर। ठीक है, तो नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर के अंदर हमने कहा पहला डिफरेंस, नो नीड ऑफ
होमोलोगस क्रोमोसोम। वहीं अगर हम बात करें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर में, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम की जरूरत पड़ती है और होमोलोगस क्रोमोसोम को रेफरेंस लेके ही उसका रिपेयर किया जाता है। ठीक है, जो भी डैमेज है वो तभी रिपेयर होगा जब हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। यहाँ पर जो प्रोटीन रिकॉग्निशन के लिए आता है वो एक डाइमर है, दैट इज KU70 और KU80, और ये रिकॉग्नाइज भी करता है प्लस में, ये रिकॉग्निशन करेगा प्लस में ये रिक्रूटमेंट कराता है डीएनए पॉलीमरेज की। ठीक है, डीएनए प्रोकैरियोटिक पॉलीमरेज की। और जनरली हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, जो नॉन रिकॉम्बिनेशन रिपेयर है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर, यहाँ पर हमारा जो प्रोटीन है जो रिकॉग्निशन में आता है दैट इज mRN प्रोटीन। ये प्रोटीन है हमारा जो स्टैंड को, जो डबल स्टैंड ब्रेक हुआ है उस डबल स्टैंड ब्रेक को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तीसरा जो मेजर डिफरेंस है दैट इज डीएनए लाइगेशन के टाइम पे डीएनए लाइगेज एंजाइम कौन सा है, तो लाइगेज 4 इन्वॉल्व होता है नॉन रिकॉम्बिनेशन रिपेयर में, एंड डीएनए लाइगेज 1 एंड 3 ये इन्वॉल्व होता है हमारा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर। ठीक है, अब नॉन रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर की खास बात क्या है कि ये एक्टिव रहता है इन बोथ, इन केस ऑफ बोथ, कौन बोथ, नॉन डिवाइडिंग सेल एज वेल एज डिवाइडिंग सेल्स। डिवाइडिंग सेल्स या हम उसी सेल को प्रोलिफरेटिव सेल के नाम से भी कह सकते हैं, वो सेल जो प्रोलिफरेट कर रही है। तो डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग दोनों तरीके की सेल के अंदर नॉन रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट रहता है, जबकि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर सिस्टम ओनली एक्टिव इन डिवाइडिंग सेल, सिर्फ और सिर्फ डिवाइडिंग सेल के अंदर ये काम करता है। ठीक है, इसका नॉट असेसिबल, या हम लिख सकते हैं इसी चीज को नॉट असेसिबल इन नॉन डिवाइडिंग सेल। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस था नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर के बीच में। आई होप ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।